अब देखिए, हमें देखना है कि जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं, क्या नीडफुल सेटिंग्स हैं जो हमें उसके अंदर पहले समझनी है, उनको करना पड़ेगा। वो जब सब सेटिंग्स को हम लोग एक बार कर लेते हैं तो उनसे क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा हमारे सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के अंदर, या हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम कौन सी यूनिट को अप्लाई कर रहे हैं, डेज में डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो रिसोर्स के लिए ड्यूरेशन डिफाइन हो रही है या एक्टिविटीज़ के लिए डिफाइन हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा। उन सब सेटिंग्स को हमें एक बार गो थ्रू करना है। सबसे पहली चीज़ आपको याद होगा, जब हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया तो एक छोटा सा पॉपअप विंडो आया था स्टार्टिंग में कि अपना इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करिए। देखो, मेन्यू बार में हमारे पास एक एडमिन ऑप्शन होता है। इस एडमिन ऑप्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडमिन प्रेफरेंसेस। अगर मैं एडमिन प्रेफरेंसेस को ओपन करता हूँ, यहाँ पर एडमिन प्रेफरेंसेस का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो के अंदर सबसे पहला टैब आपको मिलता है जनरल। इस जनरल टैब में हमें स्टार्टिंग डे ऑफ वीक को सेलेक्ट करना है। ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी हो सकता है। जैसे हम इंडिया की बात करें, इन जनरल मंडे से हम स्टार्टिंग मानते हैं वीक की, क्योंकि संडे जनरल वीक ऑफ माना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें सऊदी की, वहाँ फ्राइडे वीक ऑफ माना जाता है, तो सैटरडे से वीक स्टार्ट होता है। इसलिए एरिया वाइज अलग अलग हो सकता है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या लेना चाहते हैं। हमने यहाँ से मंडे को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबसे लास्ट में अगर आप आए, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है इंडस्ट्री। अगर मैं इंडस्ट्री पर आता हूँ, यहाँ इंडस्ट्री टाइप के कुछ ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अगर कुछ यूटिलिटीज़ ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हैं, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। आप इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में रिलेट कर रहे हैं, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी में बिलोंग कर रहे हैं, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। आपको लगता है कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपसे रिलेट कर रहा हो, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लो, इसी में अदर से बस। लेकिन चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉपअप विंडो बार बार आता रहेगा। क्लियर? कोई भी चूज़ करें, आपके प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट पर, इसकी सेटिंग्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी एक ऑप्शन, बट आपको चूज़ करना ज़रूरी है कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं। तो जिस भी इंडस्ट्री से आप बिलोंग कर रहे होंगे, आप यहाँ इंडस्ट्री में आकर सेलेक्ट कर लेना। इस विंडो को क्लोज़ करता हूँ। ये बोलेगा कि भैया जो भी आपने ये सिलेक्शन किया है, ये तब सेव होगा जब आप सॉफ्टवेयर को एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, वो हम कर लेंगे बाद में। अगेन मैं एडमिन पर जाता हूँ, तो यहाँ तो एडमिन प्रेफरेंसेस था। अब यहीं पर एक करेंसीज का ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने यहाँ से करेंसीज पर क्लिक किया, यहाँ करेंसी आ गई है। इन जनरल आप यहाँ देखेंगे कुछ करेंसीज अवेलेबल हैं, INR नहीं है। हो सकता है किसी और भी कंट्री की, कंट्रीज तो बहुत हैं हमारे पास, अगर कोई और करेंसी अवेलेबल नहीं है तो हमें अपनी करेंसी जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो हमें ऐड करना होगा। ऐड करने का तरीका यह है, ऐड का आपको साइन यहाँ पर बटन नज़र आ रहा है, आप ऐड पर क्लिक कर दीजिए, एक नई करेंसी ऐड हो गई है। आप वहाँ पर उसको डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पर सिंबल है, कुछ नए सिस्टम्स में तो सिंबल आ गया रुपीज़ का, पुराने में नहीं आता। पुराने से सिंबल लाने का तरीका केवल एक ही बचता है कि आप गूगल कर लो। और कहीं भी थियोरेटिकली आ रहा होगा ना सिंबल, उसे कॉपी कर लेना। कोई इमेज की फॉर्मेट में कॉपी नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट में ही आपको वहाँ प्लेस करना होगा। सिंबल आ गया। उसके बाद इस विंडो को क्लोज कर दो बस। एक करेंसी हमें क्रिएट करनी थी जो हमें यूज़ करनी है, तो यहाँ आप क्रिएट कर सकते हो। तो एडमिन के अंदर दो टैब में हमें काम करना है, एडमिन प्रेफरेंसेस, करेंसीज। उसके बाद वापस आते हैं एडिट के अंदर। एडिट में लास्ट में होता है यूज़र प्रेफरेंसेस। जो यूज़र जो यूज़ करेगा उसको क्या क्या यूज़ करेगा, उसकी प्रेफरेंसेस हम यहाँ से सेट करते हैं। यूज़र प्रेफरेंस में आते ही सबसे पहला ऑप्शन आता है टाइम यूनिट्स का। टाइम यूनिट में दो तरह की यूनिट्स हैं, एक है यूनिट का फॉर्मेट, एक है ड्यूरेशन का फॉर्मेट। ये यूनिट का फॉर्मेट रिप्रेजेंट करता है रिसोर्सिस को।
ड्यूरेशन का फॉर्मेट रिप्रेजेंट करेगा एक्टिविटी को, यानी कि टास्क जो भी हम कर रहे हैं। इन जनरल स्टार्टिंग हम दोनों में डेज से ही स्टार्ट करते हैं कि कितने दिन लगेंगे, कितने दिन का काम होगा, उसी से हम रिलेट करते हैं, उसी से काम होता है इंडस्ट्रीज में। यूनिट लेवल ऑन कर लेते हैं साथ साथ, जिससे डी का मतलब डे, हमें पता चल जाए कि हाँ डे में ही है, क्योंकि अगर आर में होगा तो वहाँ एच लिखा आ जाएगा, अगर वीक में होगा तो डब्ल्यू लिखा आ जाएगा, अगर मंथ में होगा तो एम लिखा आएगा, अगर ईयर में होगा तो वाई लिखा आएगा। तो यानी कि यूनिट लेवल से आपको पता चल जाता है किस यूनिट में आप काम कर रहे हैं। अगर कहीं 5.5 डे आ रहा है, 5.5, तो यहाँ से डेसिमल को ऑन कर लीजिए 2 प्लेस तक, तभी वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, अदरवाइज वो 5.5 को 6 कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसलिए प्लेस ऑन करना ज़्यादा बेटर है। यहाँ आ जाइए ड्यूरेशन का फॉर्मेट, ड्यूरेशन भी हम डे में ही देना चाहते हैं, लेवल ऑन कर लिया, 2 डेसिमल तक ऑन कर लिया। तो मैंने बोला 2 जगह क्यों है, एक जगह रिसोर्स के लिए और ड्यूरेशन वाला एक्टिविटी के लिए। उसके बाद डेट पर आ जाइए, नीचे सैंपल चल रहा है, मैंने यहाँ से 4 डिजिट ईयर ऑन कर दिया, तो अब 23 की जगह पूरा आ गया 2023। अगर टाइम यूज़ करना है, जैसे ये काम आपको शुरू करना है, इन जनरल हम क्या करते हैं, हमें प्रोजेक्ट्स में स्पेसिफाई डेट के हिसाब से करना होता है क्लाइंट को, कि भाई एक प्रोजेक्ट हमारा 15 मई से शुरू हुआ। हम ये नहीं बताते 15 मई को सुबह 8 बजे शुरू हुआ, वो हमारा वर्किंग टाइम है, हम किस टाइम से किस टाइम तक काम कर रहे हैं वो हमारे इंटरनल है। लेकिन शेड्यूल बनाने के लिए, क्लाइंट को सबमिट करने के लिए, वो सारा काम डेट के हिसाब से होता है, टाइम नहीं होती उसमें। तो अगर आपको टाइम शो नहीं करना है तो आप डू नॉट शो रखिए, क्योंकि अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो फिर डेट और टाइम साथ में आएंगी दोनों चीज़ें। क्लियर है? तो फिलहाल डू नॉट शो टाइम ही रहने दें, क्योंकि इसकी कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट यूएस डॉलर है, आपको क्या यूज़ करनी है, जो भी आपने बनाई, जो आपकी उस लिस्ट में है वो आप यहाँ असाइन कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बना लिया था। अब इस पूरी लिस्ट में जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो। मुझे यूज़ करना इंडियन रुपीज़ को, मैंने इंडियन रुपीज़ को ऐड कर दिया। ठीक है, अगर डेसिमल डिजिट ऑन करेंगे तो डेसिमल्स में दिखाएगा, अदरवाइज राउंड ऑफ कर देगा। अगर रुपी के सिंबल को शो पे रखेंगे तो वो रुपी का सिंबल दिखाएगा, अदरवाइज रुपी का सिंबल नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है असिस्टेंस। असिस्टेंस में 2 ऑप्शन आ रहे हैं टिक करने के लिए, मैंने दोनों को अनटिक कर दिया। बस इसका काम आप ये समझ सकते हैं, ये आपका टाइम बचाएगा। हर बार इनपुट लेने के लिए बार बार अदरवाइज पॉपअप विंडो लेकर आता है, उसे कहते हैं विजार्ड विंडो। जब हम कोई एक्टिविटी डिफाइन करेंगे, ये एक पॉपअप विंडो आपके सामने आ जाएगी, बोलेगा नाम बताइए, नेक्स्ट करिए, फिर ड्यूरेशन बताइए, फिर नेक्स्ट करिए, फिर प्रेडिसेसर बताइए, फिर नेक्स्ट करिए। यानी कि हर बार आप बताएंगे, फिर नेक्स्ट बताएं, फिर नेक्स्ट बताएं, फिर नेक्स्ट। और अगर 100 एक्टिविटी बतानी हो, पता लगा सुबह से शाम हो गई आपको 100 एक्टिविटी बनाने में विजार्ड विंडो की, इसलिए उन्हें डिसेबल कर दो, वो बेकार में टाइम ख़राब करती हैं। तो इनको डिसेबल करके होता क्या है, इस तरह एक्सेल के फॉर्म में डाटा आ जाएगा, हम वो एक्सेल की जिस तरह एंट्री करते हैं, एरो की से सेल बदलते रहो और अपनी वैल्यू डालते रहो, तो वो ज़्यादा आसान है, इसलिए विजार्ड को डिसेबल कर दिया। और उस असिस्टेंस के बाद वहाँ कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं है। एप्लीकेशन है कि जब भी सॉफ्टवेयर में आप कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको एक्टिविटी पेज पर ले जाएगा, या जो पेज आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। पासवर्ड जो हमने सेट किया एडमिन, तो यहाँ एडमिन डाल दो, उसके बाद जो आप यहाँ डालोगे और उसे कंफर्म करोगे, तो एडमिन की जगह आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अभी मैं रिकमेंड करूँगा मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है सब, उनमें से किसी को छेड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये 2 सेटिंग्स हो गई हैं। उसके बाद थोड़ा सा सेटअप है, जिसे सबसे पहले बात आती है ओबीएस की। ओबीएस हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को, ओबीएस। ये ओबीएस सबसे पहली बात सॉफ्टवेयर में कहाँ मिलता है, सॉफ्टवेयर में मिलता है ये मेन्यू बार में होता है एंटरप्राइज। भाई कंपनी के ही तो एम्प्लॉय होंगे, तो एंटरप्राइज के अंडर मिलेंगे। ओबीएस में हमें बनाना क्या है, जैसे कंपनी का सीईओ है, कंपनी के सीईओ के अंडर में मान लीजिए पहला एक डिपार्टमेंट है वहाँ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का, तो ईसी के जो भी डायरेक्टर होंगे वो आ जाएंगे।
अगर आपको नाम पता होगा आपकी कंपनी के हिसाब से तो आप उसी का नाम लिख देंगे डायरेक्टली। मान लीजिए एक उसमें दूसरा डिवीज़न है, उस दूसरे डिवीज़न है आपका ऑयल एंड गैस का, उसमें ऑयल एंड गैस के डायरेक्टर हैं। रेस्पॉन्स आप अपने मैनेजमेंट लेवल को डिफाइन कर रहे हैं ना, कौन सीईओ है आपकी कंपनी का, कौन इस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर कौन है, इस ऑयल एंड गैस का डायरेक्टर कौन है। अलग अलग डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंटल डायरेक्टर भी तो होते हैं ना। सीईओ तो खुद ही एक वो है, डेजिग्नेशन है, डायरेक्टर भी तो अपना डेजिग्नेशन भाई डेजिग्नेशन है, लेकिन जब कंपनी की बात होगी तो भाई डायरेक्टर तो जनरल है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। आपकी कंपनी का कोई तो नाम होगा ना उस डायरेक्टर का। तो मैं कह रहा हूँ आपको उसका नाम लिखना है अपनी कंपनी के हिसाब से। सीईओ के अंदर में डाला इसलिए पूछ रहा हूँ, सीईओ के अंदर में डाला डायरेक्टर दोनों इसीलिए। दोनों अलग अलग बात हो गई, आप समझ ही नहीं रहे हो। एक पोस्ट होती है डायरेक्टर, एक है डिपार्टमेंटल डायरेक्टर, तो क्या फ़र्क नहीं है दोनों में। तो मैंने तो यहाँ डिपार्टमेंटल डायरेक्टर को डाला है ना अंदर में। टॉप पोस्ट पे डायरेक्टर भी हो सकता है या सीईओ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी इंडस्ट्री में कौन है। आप स्लैश करके यहीं पे डायरेक्टर लिख लो। यहाँ तो मैंने डिपार्टमेंट के हिसाब से डायरेक्टर्स लिए हैं अलग अलग, सोल डायरेक्टर नहीं है कंपनी का। कंपनी का डायरेक्टर तो है ही, लिखा ही नहीं था मैंने, वो तो सीईओ या वो हो सकता है। उसके बाद ईसी का डायरेक्टर, ऑयल एंड गैस के डायरेक्टर, इस तरीके से लिखा। मान लीजिए इन डायरेक्टर हैं, इनके अंडर में प्रोजेक्ट हेड हैं, प्रोजेक्ट हेड के अंडर में हो सकता है मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर 1, प्रोजेक्ट मैनेजर 2। सेम यही कहानी इधर चल रही होगी। मान लीजिए प्रोजेक्ट हेड हैं यहाँ, इन प्रोजेक्ट हेड के अंडर में हो सकता है 3 प्रोजेक्ट मैनेजर हो। डिपेंड करेगा कितना बड़ा एंटरप्राइज है, कितने प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा बड़ी मैन पावर की उसको ज़रूरत होगी, उतने ही बड़े मैनेजमेंट लेवल की ज़रूरत होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी डिफाइन होगी। तो जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ एक चार्ट लगा होता है। ये वो चार्ट है, बस आप ये समझ लीजिए, टॉप मैनेजमेंट लेवल, जिसको हम किसी प्रोजेक्ट की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। कम से कम वो सारे एम्प्लॉई, वो सारे एंटरप्राइज के एम्प्लॉई वहाँ अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर से नीचे किसी भी पोस्ट को आप पूरे प्रोजेक्ट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो उससे नीचे की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ तो हम मैनुअली सोच सकते हैं या हम कॉपी पे बना सकते हैं। अब बात यह है कि यही चीज़ हम सॉफ्टवेयर पे कहाँ बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, कौन किसके अंडर में है, उसे कैसे मूव ऑन करेंगे। तो ये क्या कहलाता है जी? ओबीएस कहाँ मिलेगा? एंटरप्राइज के अंदर। एंटरप्राइज कहाँ मिलेगा? मेन्यू बार के अंदर। तो सॉफ्टवेयर पर आ जाइए, मेन्यू बार में एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में मिलेगा ओबीएस। ओबीएस पर क्लिक करें, ये आ गया ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, आ गया जी। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई विंडो ओपन होगी, मैं केवल ओबीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी कोई विंडो ओपन होगी, जो भी आप करेंगे ओपन, उसमें यहाँ एक डिस्प्ले का ऑप्शन होता है, छोटा सा दिख रहा है ये। इस विंडो को अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ अगर करंट लिखा हुआ आ जाए ना कहीं भी डिस्प्ले के बाद, तो आप ये समझिएगा वो पूरा डाटा नहीं दिखा रहा है आपको, करंट का कोई फिल्टर लगा हुआ है, तो वो उस फिल्टर के अकॉर्डिंग डाटा को सॉर्ट करके दिखा रहा है, सारा डाटा नहीं है। क्योंकि देखो डाटा आपको ऐसा दिख रहा है सब सेम लेवल पर ही है, कोई आगे पीछे तो नहीं है, और करंट का फिल्टर लगा हुआ है। मैंने यहाँ क्लिक किया, फिल्टर देखो ये रहा, फिल्टर में जाके देखो करंट का फिल्टर लगा हुआ है, मुझे सारे एलिमेंट देखने हैं। मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब आपको नज़र आ रहा होगा हायरार्की, ये टॉप लेवल है, देखो इसके सेम लेवल पर कोई दूसरा बंदा नहीं है। फिर ये है, ये दूसरे लेवल पर है बंदे, फिर इनके राइट साइड में आ जाओ, ये तीसरे लेवल पर है बंदे। ठीक है, अब मुझे अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से बनाना है, ये तो पता नहीं किसके हिसाब से होगा। तो मैंने सेलेक्ट किया और मैं डिलीट करने जाऊंगा, ये मुझे एक एरर देगा, कैन नॉट डिलीट सिंगल, मतलब यहाँ कम से कम एक डाटा होना चाहिए।
यानी कि जब भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आप प्रोजेक्ट मैनेज करोगे तो कोई ना किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दोगे ना उसकी। तो ये कह रहा है कम से कम एक बंदा तो यहाँ होना चाहिए, भाई सारा डाटा आप डिलीट नहीं कर सकते, तो आप एक को छोड़ दो, टॉप लेवल को छोड़ दो, उसकी बाद में बात करेंगे, पहले सबको सेलेक्ट कर लो और डिलीट मार दो, ठीक है। अब वो हमारी एंटरप्राइज का जो भी सीईओ है या जो भी डायरेक्टर है या जो भी उनका नाम है, आप जिस तरीके से भी रिप्रेजेंट करो, डजेंट मैटर, वहाँ टॉप लेवल आना है। आगे जी, अब इनके अंडर में 2 डिपार्टमेंट हैं उस कंपनी के अंदर, उस दोनों डिपार्टमेंट के 2 डिपार्टमेंटल डायरेक्टर्स हैं अलग अलग, तो वो दोनों डिपार्टमेंटल डायरेक्टर्स ऑब्वियसली इस डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, तो वो दोनों डायरेक्टर इसके अंडर में आएंगे। जिसके अंडर में भी कोई ऐड करना है उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देना है। मैं जैसे ही ऐड पर क्लिक करूँगा, देखो वो उस लेवल पर जा नहीं सकता, टॉप लेवल केवल एक ही हो सकता है, ये उसके अंडर में आ गया। मैंने एक और ऐड किया, सेम लेवल पर आ गए दोनों। इसको मैंने बोला, मान लीजिए पहला डिपार्टमेंट है ईसी का, ईसी के डायरेक्टर या उनका नाम लिख दिया आपने। फिर दूसरा है, मान लीजिए मेरे पास ऑयल एंड गैस का डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं अब मैंने बोला था कि भैया एक एक प्रोजेक्ट हेड हैं दोनों के अंडर में, किसके अंडर ऐड करना है, इसके भी और इसके भी। पहले तो उसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करके उसके अंडर में ले जाना, यानी कि राइट साइड जाना है। तो देखो नीचे एरो दिख रहे हैं यहाँ, उसे राइट साइड शिफ्ट कर दो, उसके अंदर चला गया, ठीक है। तो ये चारों एरो का काम समझ में आ जाएगा अब आपको। सेम एक इसके अंडर में चाहिए, पहले ऐड हुआ फिर राइट साइड शिफ्ट कर दिया। तो जब राइट करने से पहले जिसके अंडर में उसे मूव करना है, जस्ट उसके नीचे वो होना चाहिए, तभी राइट साइड मूव करोगे आप। ये हो गए हैं प्रोजेक्ट हेड 1, ये हो गए हैं प्रोजेक्ट हेड 2, ठीक है जी। अब प्रोजेक्ट हेड के अंडर में, जो पहला प्रोजेक्ट हेड है उसके अंडर में 2 प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब मैंने प्रोजेक्ट हेड को सेलेक्ट किया, ऐड किया, वो सेम लेवल पर आया, मुझे अंडर में डालना है तो मैं क्या करूं, राइट। सेम लेवल पर एक और चाहिए तो 2 हो गए। फिर प्रोजेक्ट हेड 2 के अंडर में 3 चाहिए, तो पहले ऐड किया, राइट साइड शिफ्ट किया, अब दूसरा और तीसरा। अब इनको रीनेम कर देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर 1, प्रोजेक्ट मैनेजर 2, या जो भी उनके नाम हैं आप वो लिख सकते हैं। यानी कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उस इंडस्ट्री के हिसाब से पहले अपने कॉपी पे बना लेना, फिर उनको कोशिश करना सेम उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर पे बनाना। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद अगर ये और बेटर तरीके से देखना चाहते हैं तो यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक करके देखो, यहाँ एक चार्ट व्यू का भी ऑप्शन है, क्लिक कर दो, बहुत बड़ा हो गया चार्ट। तो राइट क्लिक करो, एक जूम का ऑप्शन आएगा, जूम टू बेस्ट फिट। अब आपको लगा नहीं सर, जैसे इस डायरेक्टर को 2 कैटेगरी में तोड़ा है तो वो हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं, इससे नीचे का डाटा वर्टिकल फॉर्मेट में आ रहा है। अगर ये भी हॉरिजॉन्टल में आ जाए तो ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा मुझे, ज़्यादा बेटर वहाँ से दिखाई देगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको और इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले, अरेंज चिल्ड्रन और हॉरिजॉन्टल, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सब हॉरिजॉन्टली मैनेज होगा। अब आपको बेटर व्यू मिल रहा है, कहाँ कौन है, किसके अंडर में है। ये 2 हैं, ये इसके अंडर में 3 है, ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये दोनों इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो यानी कि टोटल चार्ट आप बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वापस से डिस्प्ले पे क्लिक करके यहीं से टेबल व्यू आ जाएगा, जब टेबल होगा तो ये चार्ट में बन जाएगा, जब चार्ट होगा तो ये टेबल में बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये चार्ट बन जाएंगे। यहाँ से डिस्प्ले से ही आप चार्ट व्यू में या डिस्प्ले से ही टेबल व्यू में आप चेंज कर सकते हैं उनको।
ये इस तरीके से हम OBS की लिस्ट बना लेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जिस इंडस्ट्री के लिए भी हम काम कर रहे हैं या फ्यूचर में किसी और के लिए कर रहे हैं, तो सैंपल के लिए कुछ भी बना के देख लो। लेकिन राइट लेफ्ट ऊपर अप डाउन करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार कि आप जो जिसके अंडर लाना चाहते हो आप ला पा रहे हो या नहीं। तो पहले पेपर पे बनाना, फिर उसी चीज़ को कोशिश करना सॉफ्टवेयर पे डेवलप करने की। इसमें सिर्फ PM तक ही रखते हैं क्या, बाकी नीचे का नहीं डिफाइन करते हैं इसमें? मैंने बोला हम रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देंगे प्रोजेक्ट की, अच्छा, उसी पे उससे नीचे तो किसी को नहीं देंगे ना, इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेन बात ये है। ठीक है, तो ये डिफाइन हुआ। डिफाइन करने के बाद आपने क्लोज कर दिया। अब बात आती है कि ये तो बात आ गई है कि भैया कंपनी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसके किसी डिपार्टमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, किसी प्रोजेक्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट कहाँ है, कंपनी कहाँ है? अभी तो ना कंपनी है ना उसका डिपार्टमेंट है। तो अब हमें सेकंड पॉइंट पर जाना है। सेकंड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड EPS। EPS हम बोलते हैं एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को। अब देखो वहाँ जो ये है हमारा EPS, ये नाम से क्लियर हो जाएगा आपको ये कहाँ हो सकता है ऑप्शन। एंटरप्राइज में ही हो सकता है और कहीं तो हो नहीं सकता। अब वहाँ तो EPS आपको OBS आपको मिल गया था डायरेक्टली, ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलता। जब आप वहाँ एंटरप्राइज में जाएंगे वहाँ EPS नहीं है, वहाँ फुल फॉर्म लिखी होती है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। जैसे OBS तो शॉर्ट फॉर्म में था, EPS पूरा लिखा होता है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब एक हमारी कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं ABC फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी एक कंपनी है। इस कंपनी के अंडर में हमारे पास 2 डिविज़न्स हैं। एक डिवीज़न है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का, एक डिवीज़न है ऑयल एंड गैस का। ठीक है जी। मान लीजिए ऑयल एंड गैस के फर्दर 2 डिविज़न्स हैं। एक है काम करिए, एक है हमारे पास इंस्टॉलेशन, एक है हमारे पास मेंटेनेंस। 2 डिपार्टमेंट अलग, एक इंस्टॉलेशन के लिए जो नए प्लांट को इंस्टॉलेशन करते हैं और दूसरा उसके मेंटेनेंस के लिए। अब ये कंपनी और इसके ये डिविजन्स इस तरीके से हमें सॉफ्टवेयर पे डेवलप करने हैं अंडर EPS। तो कुछ ना कुछ हिरार्की डेवलप करनी है, जिस तरीके से हिरार्की हमने OBS में बनाई है। तो हम सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, सॉफ्टवेयर में एंटरप्राइज पे जाते हैं, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। अगेन कुछ सैम्पल डाटा पड़ा है जैसे हमें OBS में मिला था। डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर दो, अगर नहीं भी करना चाहते तो रहने भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है ये। अब बात ये आएगी कैसे रहने दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंडर में तो नहीं जाएंगे आप, आपकी कंपनी तो डिफरेंट है। तो आप क्या करिए, पहले तो यहाँ से ऐड करिए, वो किसी के अंडर में आ गया, अब उसे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, अब इंडिपेंडेंट हो गया, वो किसी के अंडर नहीं है। अब उसे टॉप पे कर दो ताकि मुझे ऊपर ही दिखाई दे। अब उसका नाम डिफाइन करते हैं, मान लीजिए ABC फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नाम XYZ। उसके अंडर में मेरे पास 2 डिवीज़न है। पहला डिवीज़न ऐड हुआ, दूसरा डिवीज़न ऐड हुआ। पहला जो डिवीज़न है वो है मेरा E&C। अगर मैं E&C दूंगा तो ये मुझे बोलेगा वैल्यू एंटर्ड फॉर EPS ID मस्ट बी यूनिक। जैसे आपका और मेरा आधार का ID सेम नहीं हो सकता, इस तरह 2 EPS की ID सेम नहीं हो सकती, 2 प्रोजेक्ट की ID सेम नहीं हो सकती, 2 एक्टिविटी की ID सेम नहीं हो सकती, 2 WBS की ID सेम नहीं हो सकती। जहाँ भी ID वर्ड आ जाए वो 2 का सेम हो नहीं सकता, चाहे किसी दूसरे डिपार्टमेंट का हो, चाहे दूसरे प्रोजेक्ट का हो, लेकिन ID सेम नहीं हो सकती। देखो आप नीचे एक जगह E&C लिखा हुआ है, इसलिए मैं E&C वहाँ दे नहीं सकता क्योंकि सेम हो जाएगा।
अब चाहे तो उसका बदलो अगर ENC चाहिए, या अपने वाले को बदल दो, चॉइस आपकी। मान लीजिए मैंने बोला ठीक है EC बोल देते हैं, ऑयल एंड गैस को OG बोल देते हैं, क्योंकि नीचे O&G भी कहीं ना कहीं लिखा होगा अगर इसमें डिफाइन होगा तो, है नहीं हालांकि कहीं, ठीक है। तो अब ONG के अंडर में 2 और डिपार्टमेंट, एक इंस्टॉलेशन के लिए एक मेंटेनेंस के लिए। तो OG को सेलेक्ट करके ऐड किया, उसने सेम लेवल पर किया, लेकिन अंडर में ले जाना है तो राइट साइड शिफ्ट कर दिया, फिर से ऐड किया। ये हो गया आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए, ये हो गया आपके पास मेंटेनेंस के लिए। अब उनके नाम हम दे देते हैं, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये हो गया हमारे पास ऑयल एंड गैस, ये हो गया हमारे पास इंस्टॉलेशन, ये हो गया हमारे पास मेंटेनेंस, ठीक है जी। तो ये डिपार्टमेंट अगर मैं मिनिमाइज़ करूँ तो देखो ये तो बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है ना, इसको इससे कोई मतलब ही नहीं है। सैम्पल डाटा मैंने छोड़ दिया एज इट इज़। अब बात ये आती है कि क्या EPS मैं OBS से पहले बना दूँ? बना सकते हो, अभी तक तो कोई ऐसा खास आपने देखा नहीं है। लेकिन जब हमने EPS बनाया यानी कि अपनी एंटरप्राइज को डिफाइन किया, तो यहाँ आगे ABC। इस ABC एंटरप्राइज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? जो कंपनी का डायरेक्टर है या CEO है। तो देखो इसको सेलेक्ट करके यहाँ नीचे एक ऑप्शन आता है रेस्पॉन्सिबल मैनेजर का, आप यहाँ क्लिक करोगे तो उस एंटरप्राइज के लिए तो रेस्पॉन्सिबल यही है, सही है, ये तो असाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए तो हमने इसको रेस्पॉन्सिबल बना रखा है ना, एक डायरेक्टर डिपार्टमेंट का अलग से है, तो हम इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, हम क्यों कंपनी के सोल रेस्पॉन्सिबल को देंगे? तो चेंज कर दो। फिर इसी तरह ऑयल एंड गैस को सेलेक्ट किया, उसके डिपार्टमेंटल डायरेक्टर ये हैं, इनको असाइन कर दो। समझ में आई बात? तो अपनी नीड के हिसाब से जो भी उस कंपनी के डिपार्टमेंट के हेड होंगे, उन डिपार्टमेंटल हेड को उस डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, वही तो रेस्पॉन्सिबल मैनेजर कहलाएंगे उसके। अगर OBS पहले से बना ना होता तो हम यहाँ रेस्पॉन्सिबल मैनेजर डिफाइन कर ही नहीं सकते थे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप OBS को डिफाइन करें, बाद में आके EPS को डिफाइन करें। जब दोनों डिफाइन हो गए, रेस्पॉन्सिबल मैनेजर हो गए, क्लोज कर दीजिए विंडो। अब आप अपने सॉफ्टवेयर को देखिए, यही आपकी एंटरप्राइज, उसके डिवीज़न, उसके सब डिवीज़न सारे यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा सैंपल डाटा है, आप चाहें तो इसे मिनिमाइज करके छोड़ दें, यह ना मिनिमाइज करने के तरीके हैं ये सब छोटे छोटे। तो इस तरीके से आप अपनी एंटरप्राइज, अपने OBS और अपने सॉफ्टवेयर के लिए जो नीडफुल सेटिंग्स हैं शुरू में करने के लिए, वो सब आप कर सकते हैं। अब आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया है काम करने के लिए, अब हम इस पे कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी नीडफुल सेटिंग है और वन टाइम है, बार बार कंपनी नहीं बनानी पड़ेगी, बार बार उसके रेस्पॉन्सिबल मैनेजर नहीं डिफाइन करने। एक बार हो गया बात खत्म, एक बार सेटिंग हो गई बात खत्म, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बस ये वन टाइम जॉब है जो आपको एक बार इम्प्लीमेंट करनी होगी। अब आपको